बांग्लादेश की राजनीति एक बार फिर गहरे संकट में जाती नजर आई जब ओस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में अराजकता का माहौल दिखाई दिया। लेकिन अब युवा नेता और इनकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ ओस्मान हादी की हत्या के बाद देश भर में भड़के विरोध के प्रदर्शन के बीच उनके परिवार ने अंतरिम सरकार पर एक सीधा और गंभीर आरोप लगाया है। हादी के बड़े भाई अबू बकर ने खुलकर ये कहा कि उनके भाई की हत्या आगामी चुनाव रद्द करने की साजिश का एक हिस्सा है और सीधे तौर पर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार जिम्मेदार है। तो वहीं हादी की बहन ने भारत के खिलाफ जहर उगला और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया कि हर घर में भारत के खिलाफ जिहाद की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, जिसमें कोई भेदभाव लिंग, जाति या किसी और आधार पर नहीं हो। 20 दिसंबर को मध्य ढाका में भारी सुरक्षा के बीच ओस्मान हादी के अंतिम संस्कार में हजारों की संख्या में लोग जुटे। जनसैलाब को संबोधित करते हुए उमर हादी ने बेहद तीखे शब्दों में कहा कि अगर आप न्याय नहीं दे सकते तो सत्ता छोड़ दीजिए। आपने ओस्मान हादी को मार डाला और अब उसी की लाश दिखाकर चुनाव टालना चाहते हैं। उन्होंने साफ कहा कि अगर उनके भाई को न्याय नहीं मिला तो मौजूदा सत्ता को भी देश छोड़ना होगा। यह बयान भीड़ में मौजूद लोगों के गुस्से और अविश्वास की भावना को साफ दिखाता है। 32 वर्षीय ओस्मान हादी को सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक वक्ता के तौर पर जाना जाता था। 12 दिसंबर को ढाका के विजयनगर इलाके में बेहद करीब से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी और सिंगापुर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि 18 दिसंबर को जब मौत हुई, फिर ढाका समेत कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन और ये तमाम खबरें तो हमने आपको बता ही दी हैं। लेकिन अब जो खबर है वो ये कि ओस्मान हादी जो जुलाई 2024 के छात्र और युवा आंदोलन का एक बड़ा चेहरा था, जिसे आगे आने वाले समय में एक बड़े नेता के तौर पर बांग्लादेश की जनता स्वीकार कर सकती थी या लगभग कर भी लिया था। शेख हसीना सरकार के पतन में एक अहम भूमिका निभाने वाले एक ऐसे व्यक्ति को रास्ते से हटाने के पीछे कौन लोग हैं? अब उनके भाई ने एक ऐसे शख्स का नाम लिया या आरोप लगाया कि फरवरी में होने वाले संसदीय चुनावों को देखते हुए एक उभरते नेता और संभावित उम्मीदवार के तौर पर जिस ओस्मान हादी को देखा जा रहा था, उसे रास्ते के कांटे की तरह हटा देने वाला कोई और नहीं, मोहम्मद यूनुस की सरकार ही है। अब मोहम्मद यूनुस की सरकार या खुद मोहम्मद यूनुस, ये बहुत स्पष्ट तरीके से तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन ये साफ है कि मोहम्मद यूनुस एक बार फिर से सवालों के घेरे में, और इस पर हमने पहले भी आशंका जताई थी। अगर आप हमारे कुछ पुराने वीडियोस देखें जो 1-2 दिनों में हाल में बांग्लादेश की वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को लेकर पेज पर या चैनल पर पोस्ट किए गए, उसमें इस बात का साफ साफ जिक्र किया गया और यही वजह रही कि हत्या को लेकर अब चुनावी साजिश के आरोप तेज हो गए हैं। शरीफ उमर ने कहा कि उनके भाई ये चाहते थे कि फरवरी तक बांग्लादेश में राष्ट्रीय चुनाव हो जाएं। उन्होंने कहा कि भाई की इच्छा का सम्मान होना चाहिए। अधिकारियों से चुनावी माहौल को बाधित न करने का आग्रह किया गया। कहा यह जा रहा है कि सरकार के लोगों ने आगामी राष्ट्रीय चुनाव को पटरी से उतारने के लिए हत्या की साजिश रची थी। और सामने आए वीडियो में शरीफ उमर हादी को यह कहते भी सुना जा सकता है कि आप लोगों ने ही ओस्मान हादी को मार डाला और अब इसे एक मुद्दे के रूप में इस्तेमाल करके चुनाव को विफल करने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार हादी के बड़े भाई ने यह टिप्पणी मंगलवार 23 दिसंबर दोपहर ढाका में इनकलाब मंच द्वारा आयोजित शहीदी शोपोत कार्यक्रम बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के वित्त सलाहकार सालेहुद्दीन अहमद ने मंगलवार को कहा कि मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने नई दिल्ली के साथ तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने के लिए कदम उठाए हैं। यह बयान उस वक्त आया जब चौतरफा यूनुस सरकार थू का सामना कर रही है। दरअसल अहमद ने अपने कार्यालय में सरकार की खरीद संबंधी सलाहकार परिषद समिति की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्य सलाहकार भारत के साथ कूटनीतिक संबंधों को सुधारने पर काम कर रहे हैं और वह स्वयं भी इस विषय पर विभिन्न संबंधित पक्षों से बात कर रहे हैं। अहमद ने कहा कि बांग्लादेश ने अच्छे संबंध बनाने की दिशा में कदम उठाते हुए भारत से 50,000 टन चावल खरीदने का एक प्रस्ताव मंगलवार को मंजूर किया। हालांकि इसमें बांग्लादेश को करोड़ों का फायदा है। चुनाव से पहले अमेरिकी सांसदों ने भी इस तरह की घेराबंदी की है कि बांग्लादेश की वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थिति है वो घेराबंदी जैसी ही दिखाई दे रही है, क्योंकि यूनुस अब चौतरफा नहीं
हर तरफा घिरने लगे हैं। उन पर जहां से भी हो दबाव बनता दिखाई दे रहा है, चाहे वो ऊपर का दबाव हो या फिर दाएं का, बाएं का, या नीचे से पड़ रहा दबाव। नीचे का दबाव जनता का कह सकते हैं, दाएं बाएं से भारत और अन्य जो उसके पड़ोसी देश हैं, और ऊपर का तो दबाव अमेरिका का होता ही है। वो हर जगह अपनी नाक घुसेड़ता ही है, और यहां भी उसने अपनी नाक घुसेड़ी। चुनाव से पहले अमेरिकी सांसदों ने अवामी लीग पर लगे प्रतिबंधों को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने दोषपूर्ण न्यायाधिकरण के खिलाफ मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि राजनीतिक दलों को प्रतिबंधित करना दोषपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण को पुनर्जीवित करना चुनावी प्रक्रिया को, विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने इसके बजाय यूनुस से समावेशी चुनाव और विश्वसनीय लोकतांत्रिक परिवर्तन सुनिश्चित करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी जनता को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में निर्वाचित सरकार चुनने का अधिकार है। और एक बड़ी बात यह कि अब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान की एंट्री हो चुकी है। जी हां, 17 साल लंदन में निर्वासन बिताने के बाद बांग्लादेश लौटे तारिक अब बांग्लादेश की तारीख बदल सकते हैं। और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के वो बेटे हैं, और पार्टी ने उनकी वापसी के लिए व्यापक तैयारियां शुरू की हैं। पार्टी का लक्ष्य है उनकी घर वापसी के लिए 50 लाख समर्थकों को जुटाया जाए। रहमान को आपराधिक मामलों में दोषी ठहराया गया था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने के बाद उन्हें बरी कर दिया गया है। फरवरी के चुनाव में बीएनपी की भारी जीत की उम्मीद के चलते उन्हें भावी प्रधानमंत्री के रूप में भी देखा जा रहा है। अगर ओस्मान हादी न मारे जाते तो शायद वो भी चुनाव लड़ लेते, लेकिन इंकलाबिया मंच के लिए क्या बीएनपी सपोर्टर बनेंगे या फिर विरोधी बनेंगे, ये तो वहां की राजनीति की तत्काल परिस्थितियां तय करेंगी। आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।